हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम है टू क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं वादा करता हूं कि अगर आप लोग 100 क्वेश्चन है इसे आप देखते हैं तो इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन को ही आप जान रहे होंगे, 50% क्वेश्चन को नहीं जान रहे होंगे। चाहे आप कितने भी पढ़ रहे होंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और हम क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और इस क्वेश्चन को नोट भी करिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो हीनयान जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था, हीनयान और महायान। तो उसी पूछ रहा है हीनयान धर्म का कौन सा प्रमुख ग्रंथ है। तो कथावस्तु नामक एक ग्रंथ है, ये आपका हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था का विवरण कहाँ से मिलता है। तो आप जानते हैं कि पाणिनि का एक अष्टाध्यायी है। क्या है? पाणिनि का अष्टाध्यायी बुक पढ़े होंगे आप लोग, तो वही किताब से, इसी बुक से आपका मौर्य के पहले का इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो टालमी ने लिखा था। किसने लिखा था? टालमी ने लिखा था। अगर हिस्टोरिका नामक बुक का पूछता है तो आप हेरोडोटस को टिक करेंगे, और नेचुरल हिस्ट्री अगर बुक पूछता है तो आप प्लिनी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फाहियान, आप जानते हैं कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक, कब आया था ये नहीं जानते हैं तो ये भी जान लीजिए। 402 ईस्वी में फाहियान जो था, जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके शासनकाल में 402 ईस्वी में आया था। ठीक है। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग सर्वप्रथम भारत कब आया। तो भारत कब आया, किसके शासनकाल में आया। तो आप जानते हैं कि ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुंचा था, तो ये भी जान लीजिए साथ में आप। कपीसा नामक स्थान पे, जो अब अफगानिस्तान में, ह्वेनसांग सर्वप्रथम वहाँ पे पहुंचा था। मार्को पोलो, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। तो मार्को पोलो आपका इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहला, रिहला में किसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि रिहला बुक जो है इब्न बतूता ने लिखा। किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। और तुगलक वंश का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में, जिसका शासनकाल है मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351, कितना है? 1325 से 1351 के बीच ये इब्न बतूता जो था 1333 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और उसका ही एक किताब है रिहला, उसी का ही किताब है रिहला। और रिहला में ही भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इस पे आप लोग ध्यान देंगे। तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप जानते हैं कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। लेकिन सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था, यदि क्वेश्चन बनता है तो आप विलियम जोन्स को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भितारी स्तंभ लेख, यानी भीतरी स्तंभ लेख जो है आपका स्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है। तो मंदसौर अभिलेख के रचनाकार है वत्स भट्टी। कौन है? वत्स भट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कालिदास के बारे में वर्णन मिलता है। तो कालिदास के बारे में वर्णन मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्त से। किससे? कालिदास के बारे में जो वर्णन मिलता है पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है ऐहोल प्रशस्त से, उसमें कालिदास का वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूमि दान का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। यानी जो हर्षवर्धन है धार्मिक उद्देश्य से कुछ दान करते हैं, उसी का पूछ रहा है उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो बांसखेड़ा के अभिलेख में। कहाँ? बांसखेड़ा के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के नहर व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में मिलते हैं। तो अशोक के नहर व्यवस्था का उल्लेख गिरनार अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार जो कुल्हाड़ी था, उसी हथियार था, क्या था? कुल्हाड़ी था, उसी का साक्ष्य पूछ रहा है। तो कहाँ मिला है? तो तमिलनाडु में। कहाँ मिला है? तमिलनाडु के अत्रिमपक्कम। कहाँ? अत्रिमपक्कम स्थान पर मिला है, जिसकी खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट ने किया था। आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी, जो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था 255 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 255 में। किसी किसी किताब में 251 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, तो उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और जैसा जानते हैं कि बौद्ध संगीत 4 हुआ था, तो 4 कहाँ कहाँ हुआ था, मैं जल्दी जल्दी उसको एक बार यहाँ पे रिवीजन कर दे रहा हूँ, जिससे आप सभी जो अधिवेशन कर रहे हैं, जिसका जो आयोजन हुआ था चारों बौद्ध संगीत का, उसे आप जान लेंगे। तो कौन कौन सा था? पहला राजगिरी में हुआ था, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। तो RVPK करके आप कोड भी बना सकते हैं, ठीक है। RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और कौन कौन अध्यक्षता किए थे? तो महाकश्यप जो थे, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किए थे। फिर सबाकामी ने किए थे। फिर तीसरा मंगलोपुत्तिस ने किए थे। और दूसरा जो चौथा था वसुमित्र ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो एक याद कर लिए। अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, फिर कनिष्क के शासनकाल में। मैंने चारों को बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूत है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत है। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है या सुशर्मा है। कौन है? सुशर्मा। अगर कर्ण वंश का संस्थापक पूछता है तो आप वासुदेव को टिक करेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। संस्थापक गुप्त है तो श्रीगुप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल में ग्राम जो होता था, समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्रामों के समूह जो होती थी, उसे सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत्तविलास प्रहसन की रचना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। और ये पिछली बार जब सुपर टेट हुआ था तो उसमें क्वेश्चन बना भी था कि महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यदि यही पूछता है कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप नरसिंह वर्मन द्वितीय को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन आप तो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम में हो जाते हैं कंफ्यूज, तो इसे ध्यान से देख लीजिए आप लोग। महाबलीपुरम का जो एकाश्म मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, और कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और मंदिर और है। कांचीपुर के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने? नंदीवर्मन द्वितीय ने। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय धर्म को पराजित किया था? यानी किस राष्ट्रकूट शासक ने, प्रतिहार वंश के शासक थे, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो दक्षिण भारत का इतिहास है, और यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि राष्ट्रकूट शासक जो थे गोविंद तृतीय ने प्रतिहार के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो आपका आंसर होता है ध्रुव। क्या है? ध्रुव, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट वंश के शासक के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में। कौन? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कृष्ण तृतीय है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो शासक है कृष्ण तृतीय, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने किया था। किसने? यदि आप यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश की पूछता है तो तैलप द्वितीय, और वातापी के चालुक्य वंश की पूछता है तो वातापी यानी
आप समझ सकते हैं जय, राजा जय सिंह का तो क्या है, राजा क्या होते हैं, तो वातापी। इससे थोड़ा बहुत कोलेट कर लीजिए जिससे आपको आसानी से लंबे समय तक याद हो जाए। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने किया था। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में किसने विद्यालय के रख रखाव के लिए या जो भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था, यानी चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे साला भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, साला भोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। इसे आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो चोल वंश का अंतिम शासक जो था राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो चोल काल जो चल रहा था उस समय सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। ध्यान देंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्टम कला है, तो नटराज जो प्रतिमा थी वो चोल काल की एक उत्कृष्टम कला है। नेक्स्ट चलते हैं, पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। कहाँ, मुंगेर। उदंतपुरी बिहार, यानी उदंतपुरी बिहार की प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, तो देवपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो है बिहार में है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण हुआ था और वही पूछ रहा किसने करवाया था, तो इसे देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसने 5 गांव दान में दिया था, तो नालंदा में एक बौद्ध विहार बना, आप जानते हैं, उसी को पूछ रहा है कि उसे बनवाने के लिए किसने 5 गांव में दान दिए थे, तो देवपाल ने। किसने दिया था, देवपाल ने। 932 ईस्वी में किसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, तो 932 ईस्वी में आप अलप्तगीन को नाम सुने होंगे, तो अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था, यानी प्रथम जब तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय पंजाब का शासक कौन था, तो राजा जयपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने अमीर खुसरो को शायरी से प्रसन्न होकर उसे मलुक सुअरा, यानी मलुक सुअरा राष्ट्र कभी घोषित किया था, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन यदि डीपली में जाए तो बहुत लोगों से पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे, तो इसका आंसर होगा कैक्युबाद जो बलबन का लड़का था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है, अलाई दरवाजा को, किसे, अलाई दरवाजा को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब, क्या, मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल में किस मंगोल शासक ने 1297 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल चल रहा था, तो पहले तो आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था, तो 1296 से क्या, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। और इसी के एक साल के बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कादर खान ने, जो मंगोल आक्रमणकारी था, उसने भारत पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में होती है। कब होती है, 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुनेंगे, जिसका शासनकाल, पहले तो शासनकाल ही आप जान लीजिए कि 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। और किसने उसे प्रिंस ऑफ मनियर्स या मुनियर्स लिखा रहता है या मनियर्स की संज्ञा दी है, तो एक राइटर हैं एडवर्ड थॉमस, कौन है, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या दिया है, प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी है, और उसी संज्ञा दी है। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी, तो खलीफा जो थे वही पूछ रहा किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि थी, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, उसी को दिया था। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से लेकर
88। शासनकाल इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी नज़रों के सामने से जब सन बार बार गुजरेगा तो कहीं ना कहीं आपको याद भी होगा और आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर होने के लिए आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आप बार बार रिवीजन करिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसे बार बार पढ़िए। देखिए आपको याद क्यों नहीं होगा। आप कहते हैं हिस्ट्री का सन बहुत याद करना पड़ता है, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप उसे चेतना से नहीं पढ़ते हैं, आप उसे अंतः चेतना से पढ़िए और आपको लाइफ टाइम के लिए याद होगा। नहीं याद होगा तो लिख के पढ़िए, आपको याद होगा और याद हो भी जाएगा। तो लगे रहिए मेरे साथ हैरी टू क्लासेस के साथ और आपके हिस्ट्री को एक से एक क्वेश्चन, चाहे सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, संविधान हो, आपको अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खिज्र खां कौन था? तो आप जानते हैं कि खिज्र खां जो था सैयद वंश का संस्थापक था, लेकिन उसके पहले जो तैमूरलंग था जो 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, तो खिज्र खां उसका सेनापति था। किसका? तैमूरलंग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन सुल्तान लिखता था? यानी गुलरुखी के उपनाम से शीर्षक जो होता है वही फारसी में कविता कौन लिखता था? आप सिकंदर लोदी का नाम सुने होंगे। ये लोदी वंश का दूसरा शासक कौन? सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का दूसरा शासक था और इसका शासनकाल था 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक का। 1517 ईस्वी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 ईस्वी में, कब? 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था और 1506 को अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस शासक ने मुसलमान और स्त्रियों को पीरों तथा मज़ारों पर जाने का प्रतिबंध लगाया था? तो किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा मज़ारों पर जाने पर रोक लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने रोक लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस एक खलवत कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत काल में वजीर जो होता था किसका प्रमुख होता था? तो सल्तनत काल में जो वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट चलते हैं। सल्तनत काल में धर्म विभाग का दान और विभाग जो था उसका प्रमुख कौन था? तो सद्र उस सद्र होता था। कौन? सद्र उस सद्र होता था। ठीक है, तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का निशान दबा लीजिए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिला। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ मैंने नोट्स बना के रखा है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और इसे आप आसानी से याद कर लीजिए और पढ़ने में एकदम जुट जाइए और जी जान से लग जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए दोस्तों। ठीक है।